प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए फैसलाबाद से मैं हूं हमाद अहमद और आज से जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे वो माशरती अदम बर्दाश्त, गुस्से और इंतकाम के एक भयानक अंजाम की कहानी है, जिसमें एक दोस्त ने मामूली बात पर दूसरे दोस्त की जान ले ली। किस तरह ये वाक़या पेश आया, वालिदैन इस पे क्या कहते हैं, पुलिस ने क्या तफ्तीश की, इस स्टोरी में इस पर बात करेंगे। मुतासरा फैमिली के साथ हम मौजूद हैं और इंतहाई गमज़दा हैं और इस दिलखराश वाक़या पर अफसरदा हैं। वालदा के साथ हम बात करेंगे। आपका बड़ा बेटा घर चला रहा था, कैसे हुआ, क्या हुआ? भाई वो घर सुत्ता पिया सी, सुत्ते पे नूं उठा के लैके गए हो इत्थों। उत्थे जाके उन्होंने पता नहीं की उन्होंने कीता की नहीं, ज़्यादती कीती उन्होंने साडे नाल। सानू इंसाफ चाहिदा वीरे। साडे घर कमाने वाला भी होई सीगा, इहदे पप्पा दा बस सुट्टे अज तक किराए भी नहीं दे सकदे जे असीं। जुल्फ़कार का बाजू ज़ख्मी है, बेटा जो है वो इनका हाथ बटा रहा था घर चलाने में। जुल्फ़कार साहब, आप कैसे हो गया वाक़या? आप घर पे थे, कैसे हो गया, आप क्या कहेंगे इस पर? मैनू कोई नहीं पता, मेरी तबीयत, मैनू बुखार बहुत तेज़ सीगा, मैं सुत्ता पिया सी अंदर। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੀਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। बड़ा बेटा था, घर चला रहा था? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा यही सीगा, वो ही मेरा सहारा सीगा। उस तो सिवा साडा कोई नहीं है हो, बस बाकी छोटे आ बच्चे सारे जी। तो अभी मुलज़म पकड़ा गया है, अभी इंसाफ के आपको लगता है तकाज़े पूरे होंगे? आप क्या उम्मीदें हैं पुलिस तफ्तीश? नहीं, पुलिस साडे नाल बहुत अच्छा तावन कीता है, SHO बहुत अच्छा, उन्हें फौरी तौर पर बंदे फड़े आ, सारा कुछ किया साडे नाल, तावन किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया साडे नाल, साडी सोच तो वध किया उन्होंने। आप मुझे बताएं कि वाक़या हुआ किस तरह? दोनों दोस्त थे, मुलज़म जो है और जो मकतूल अवैस, मुलज़म सुभान, ये दोनों दोस्ती थी इनकी। तो क्या हुआ ये वाक़या? इन्हां दा एक दिन पहला थोड़ा जिहा झगड़ा होया, माड़ा जिहा बीस लैन दे उत्ते, वो बंदियां ने सुलह सलाह कराती, कोई मसला नहीं सीगा इहदा। उस तो बाद सुभान आया वा दोपहरे 3 वजे जी 10 मिनट रहिंदे सीगे, वो आया वा इधरों गली थण दी, आ के उन्हें दरवाज़ा खड़काया वा। क्रिश्चियन मुंडा इत्थे नाल सीगा, खलोता सीगा, उन्हें दरवाज़ा खड़का के उन्हें कहा भी वैस तैनूं बाहर मुंडा बुलाण आया वा। वो मुंडे दे नाल बह के ना मोटरसाइकिल दी उन्हें चाबी लई, जिहड़ा अंदर मुंडा बैठा किसी दी मोटरसाइकिल दी, वैस ने चाबी लई, वैस ने किक मारी मोटरसाइकिल उहदे नाल चले गया। नुक्कर ते दुकान ते गए, उत्थे जाकर उन्होंने बोतल, अवैस जो है वो सुभान जो उसको बुलाने आया था उसके साथ चला गया उसके साथ। उस मोटरसाइकिल वैस चला रहा सीगा, सुभान पीछे बैठा। नुक्कर ते गए, नुक्कर ते जाके इन्होंने बोतल पियाई आ उन्होंने, सुभान नूं, वैस ने। उहदे दिल च कोई मसला, कोई गल ही नहीं सी भी इन्हें मैनूं मार देना वा, दोस्ताना माहौल में। जी। अच्छा, वो मुड़ के उस तो बाद जिहड़ा मुंडा जो गया वा, दोने जने नाल चले गए आ, जाके ते बीस लैन दे उत्ते असीं मगर जा रहे हैं, पिछे रक्षा सीगा, मैं फैमिली लैके जा रहा सीगा, हस्पताल जाना सी। असीं थोड़ा जिहा फासले ते सीगा ते इह अगे के मोटरसाइकिल ते सीगे। सुभान ने पिस्टल इत्थे रखिया, पिछे उहदे फायर मारिया ते सिर थण दी निकल गया। जिहड़ा मुंडा क्रिश्चियन सीगा, इह कोल खलोता सीगा उत्थे, जदों मौके दे उत्ते नाल मौजूद सीगा, इत्थे फायर मार के ते निकल गया। वो मोटरसाइकिल भी वैस दी लै गया। उस तो बाद मोटरसाइकिल उन्हें खड़ी की जाके कादराबाद चौंक च, पिस्टल उन्हें सिट्टा खाले दे विच। मौके ते पुलिस आ गई आ, पुलिस वालियां ने जाके उन्होंने सुभान नूं काबू किया, चक्या तो क्रिश्चियन मुंडा नाल उन चक गया। अच्छा, अब जो है वो क्या सूरत हाल है? मुलज़म जो वहाँ से फ़रार हुआ था, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया? हाँ जी, कर लिया, उस टाइम ही कर लिया उन्होंने जाके। SHO साहब ने उस टाइम जाके उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी दे विच आ ते जिहड़ा क्रिश्चियन आ मुंडा वो भी उत्थे आ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਮਸੋ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ बेटा काम करता है शहर। पुलिस की तफ्तीश जो हो रही है, मुलज़म पकड़ा गया है, आप उससे मुतमिन हैं? हाँ जी, उत्ते मुतमन है। SHO साहब ने साडा बड़ा तामन किया, मौके ते बंदा फड़िया। हुण भी असीं जाके आए उन्होंने कोले, साहब दे कोले, उन्हें कहा मैं तुहाडे नाल, कोई भी काम होवे ते मैं नाल। साडी तां असीं महल्लेदार आ, गुआंढी आ, साडी
अपील यही आ मरीम नवाज तकर IG पंजाब तकर SP तकर सारे तकर ले भी सानू इंसाफ चाहिए वा बच्चा जिहड़ा साडा ना फुल वर्गा उन्होंने मारिया बच्चे। मुतासरा फैमिली जो है वो इंसाफ की तलबगार है और इस केस में पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, किस तरह मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया है, महरक़ात क्या थे इस कत्ल के, ये जानने के लिए हम पुलिस के पास चलते हैं। इस केस में मुलज़म को 24 घंटों के अंदर ट्रेस करके गिरफ़्तार करने वाले SHO थाना गुलाम अहमद आबाद राना मगफूर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक फ़ायर लगा लड़के को, उसकी डेड बॉडी मिली 20 लाइन से, एक ये वाक़या आपके सामने आया, बाकी क्या तफसीलात थी और महरक़ात क्या थे इस मर्डर के? जी अस्सलाम वालेकुम। हमें इसकी 15 पे कोई कॉल भी नहीं हुई थी। हमारा जो रूटीन में जो मोबाइल ऑफिसर होता है वो उसी साइड पे फिर रहा था, तो उसको पता चला कि कोई लड़का पड़ा हुआ है जिसके खून बह रहा है सर से। उसने फ़ौरन मुझे बज़रिया फ़ोन उसने मुझे इतला दी कि यहाँ पे ऐसे एक वकूआ हुआ है। मैंने उसको कहा फटाफट 11-22 को कॉल करो और इसका कहाँ पे फ़ायर लगा। उसने बताया कि इसके सर में फ़ायर लगा है। मैंने कहा चलो कोशिश करो, इसका अगर ब्लीडिंग रुक सकती है, बाकी 11-22 को कॉल कर दो, मैं भी आ रहा हूँ मीनवाइल। मैंने फ़ौरन फिर जो मेरे सीनियर्स थे उनको भी इतला दी। हम लोग फ़ौरी मौके पे पहुँचे। वहाँ पे एक लड़का 19-20 साल जिसकी उम्र थी, अभी उसका हमें कोई नाम पता भी मालूम नहीं था, तो वहाँ से हमने उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की। वो पता चला कि इसका मकतूल का जो नाम था, इसका अवैस नाम था, अवैस वल्द जुल्फ़िकार। तो पता चला कि अवैस और इसका एक और दोस्त शाबान, ये दोनों किसी तीसरी जगह पे इकट्ठे बैठे हुए थे अपने एक तीसरे दोस्त के साथ। वहीं से ये उठ के अवैस की मोटरसाइकिल पे ये निकले उस घर से। तो अब अवैस की तो डेड बॉडी हमें नज़र आ रही थी वहाँ पे सामने पड़ी हुई, शाबान गायब था। तो अपेरेंटली हमें लगा, हमने ये अज्यूम किया कि हो सकता है शाबान इसमें मुलव्वस हो। फिर हमने शाबान का पता किया तो वो गायब था। फिर वो उस पर और थोड़ा सा शक बढ़ता गया। हमने फिर इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते थे वो की कि शाबान कौन है, क्या करता है, कहाँ पे रहता है। तो हमें पता चला कि शाबान भी उसी इलाके में, यानी जहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी थी उससे कुछ फासले पे उसका घर था, 19 नंबर गली में, मोहल्ला उस्माने गनी। और हमने फिर उसके घर पे पता किया, वो घर पे भी मौजूद नहीं था। उसके घर पे उसकी एक बेवा माँ थी और उसकी बहनें थी छोटी। ये उस घर में अकेला ही मर्द था, अकेला भाई था ये। और ये किसी मोटरसाइकिल वर्कशॉप थी, वहाँ पे मैकेनिक का काम करता था किसी बंदे के पास। तो ये भी गायब था घर से। फिर हमने वहाँ पे इनिशली जो सेफ सिटी के और लोकल कैमरास अवेलेबल थे उनसे कोई थोड़ी मदद ली। उनसे हमें पता चला 1-2 कैमरास में ना ये शाबान एक मोटरसाइकिल के ऊपर बड़ी अफरा तफरी में, बड़ी घबराहट के आलम में वहाँ से बड़ी तेज़ी से गुजरता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, इसमें एक CCTV वो भी है ना जिसमें ये उसको अवैस को साथ लेके जा रहे हैं, अवैस मोटरसाइकिल चला रहा है या पीछे बैठा हुआ है? जी जी, वो इनिशियल थी, वो हमने पता किया जब हमें यानी ये थोड़ी सी चीज़ कंफर्म हो गई कि शाबान ने ये मर्डर किया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम चेक कर लें कि शाबान के साथ कोई और मुलव्वस हो, कोई दूसरा बंदा तो नहीं है इसका कोई एलाई। तो वो उसी सिलसिले में हमने वो फुटेज ली थी जिसमें ये दोनों आ रहे थे, यानी तीसरा बंदा कोई नहीं था। तो शाबान ने ही, मतलब उसके जहन में कोई प्लानिंग थी, उसने पिस्टल उसके पास था, अवैस की ही मोटरसाइकिल थी, अवैस मोटरसाइकिल चला रहा था, ये पीछे बैठा हुआ था। इसने पीछे बैठे उसका हेड शॉट लिया, एक ही गोली लगी उसको, उससे उसकी डेथ हो गई। ये वहाँ से फिर फ़रार हो गया उसी की मोटरसाइकिल लेके। हमने इसको जो होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं यूजुअली, ये लोकेशन CDR वगैरह इस ट्रेस करके इसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, तो दोनों के बारे में बताया गया है कि मकतूल अवैस और शाबान, ये दोनों इनकी दोस्ती थी। वो पहले तो महल्लेदार भी रहे हैं, अब शायद मुलज़म जो है वो किसी और दूसरी तीसरी गली में चला गया था। दोनों का बैठना उठना था। इसके महरक़ात क्या थे, क्या वजह क्या बनी? महरक़ात यही जी कि जैसे आजकल लोगों की जैसे दुश्मनियों में मुकाबले होते हैं, आजकल दोस्तियों में भी मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। तो बच्चे हैं ये दोनों टीनेजर, वो बेचारा जो मकतूल था वो भी बच्चा था 19-20 साल का, और कातिल की भी इतनी एज है। मतलब इन दोनों का मैच्योरिटी लेवल उस नौइयत का नहीं है कि इनको पता चल सके कि किसी चीज़ के क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, और दोस्ती भी जो है उसको किस तरह से लेके चलना होता है। आपने कभी कभी हम एक खूबसूरत चीज़ को भी दागदार कर देते हैं सिर्फ अपनी हैंडलिंग से, अपनी सोच से।
तो इन्होंने इसके पीछे थी तो मुहर्रिक तो दोस्त ही था कि एक तीसरा दोस्त है और दोनों दोस्त चाह रहे हैं कि वो तीसरा दोस्त मेरे साथ अटैच हो, इसके साथ इससे डिस्कनेक्ट हो जाए। तो दूसरा बंदा भी यही चाह रहा है कि वो इसको डिस्कनेक्ट कर दे और मेरे साथ सिर्फ अटैच हो। तो यही दोनों के दरमियान तनाज़ा था और तो कोई दूसरी बात सामने नहीं आई अभी तक। हुआ से 2-3 दिन पहले जो आप बता रहे हैं इसकी महरकत, तो इसी बिना पर इनका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तलखलामी भी हुई थी? हाँ जी, ऐसा ही था। तो ये इनका 2-3 दिन पहले से शुरू था आपस में तनाज़ा, तो उसी की ही ये अगली एपिसोड थी जो रिजल्टेंटली उसके मर्डर पे इख्तिताम पजीर हुई। अब इसमें एक तो अदम बर्दाश्त या आप कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी, और दूसरा मैं इसको कहूँगा कि आजकल हमारे माशरे का, आजकल नहीं बल्कि हमेशा से ये नासूर रहा है, असलहा वेपन है। अब इस लड़के के पास वेपन ना होता तो शायद ये आपस में हाथापाई करते, एक दूसरे को कोई थप्पड़ मार। बताया कि वेपन इसने क्यों रखा हुआ था, कहाँ से आया, और कोई वो नाजायज़ था, लाइसेंसी था? जी ऑफ कोर्स वो नाजायज़ था वेपन, और इसने इसी मकसद के लिए कहीं से हासिल किया है। अब इसकी हमने गिरफ़्तारी डाल के इसका फ़िज़िकल रिमांड लिया हुआ है। यही सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी तह तक जाएंगे कि इसने वेपन कहाँ से लिया और जिससे लिया उसने भी आगे अगर किसी और से लिया, मतलब उसको हम एंड तक लेके जाएंगे। तो मर्डर जो वेपन था वो तो ऑब्वियसली गैर कानूनी ही था, लाइसेंसी वेपन नहीं था। इब्तदाई तौर पर अभी ये अकेला ही था या इसके साथ कोई मुलव्वस अभी तक सामने आया है कि अभी इस बारे में तफ्तीश जारी है? जी इनिशली तो ये अकेला ही है, मतलब वहाँ से हमने जो इसकी फुटेज भी ली है उसमें ये दोनों ही लोग नज़र आ रहे हैं, तीसरा कोई नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको इस पैराए में देखेंगे कि इसने किसी के साथ कोई सलाह मशवरा किया हो, किसी की इसमें इसको कोई मतलब शय मिली हो, या कोई इसकी जिसको हम कहते हैं कि 109 में या बैटमेंट में कोई शामिल हो, तो वो भी हम पता लगा लेंगे। इनिशली तो ये अकेला ही है। FIR भी सिर्फ एक ही मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ है, शबान के ख़िलाफ़। पुलिस ने जो इसका मरकज़ी मुल्ज़म था, ताहाल इसमें एक ही मुल्ज़म है, उसको गिरफ़्तार करके रिमांड हासिल कर लिया है। उससे मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है और चालान मुरतब करके इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। राजापुर से मैं हूँ इलियास रज़ा। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ राजापुर के कच्चे का इलाका। ये कच्चे का इलाका है जहाँ पर 6 से बड़े इश्तिहारी गैंग जो इस टाइम अपनी कमीन गाह में मौजूद हैं, जहाँ पर अगवा के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से यहाँ पर डाकू के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी जारी है। अब तक पुलिस ने क्या कामयाबी हासिल की है और ये डाकू इस टाइम कच्चे के इलाके में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, इसकी मुकम्मल आपको कच्चे में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस क्या काम कर रही है वो भी साथ आपको दिखाते हैं। जी राजापुर के कच्चे का जमाल के इलाके में मौजूद हो, जहाँ पर पुलिस का इस टाइम डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये वो इलाका है जो 9 साल पहले यहाँ पर पुलिस ने ऑपरेशन किया था, जिसमें 6 पुलिस एहलकार शहीद और 22 पुलिस एहलकार अगवा हो गए थे। और आज 9 साल बाद ये पुलिस इस इलाके में दाखिल हो चुकी है और डाकू के खिलाफ इस टाइम शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। इस टाइम कच्चे के इलाके में मौजूद हो, यहाँ पर पुलिस की चेक पोस्ट है। आप ये देखें, यहाँ पर पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। और हाँ, ये कच्चे के इलाके में 15 चेक पोस्टें हैं जो पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर हैं, जो इस टाइम डाकू की भी को नकलो हरकत को भी चेक कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो भी की जाती है, ताकि यहाँ से कोई अगर डाकू यहाँ से निकलता है तो उनको यहाँ पर रोका भी जाए, उनके साथ मुकाबला भी होता है। और यहाँ पर ये तमाम यहाँ पर जो एहलकार होते हैं उनकी तादाद कोई 20 के करीब है। हर चौकी में वो तैनात होते हैं और अपनी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर एक इंचार्ज भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर ये बताएं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या हालात होते हैं, तो डाकू यहाँ से जब निकलते हैं तो ये किस तरह उनका मुकाबला किया जाता है? जी यहाँ पर एलीट फोर्स और ज़िला पुलिस के तकरीबन 20 जवान तैनात हैं, 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। अगर डाकू यहाँ से नकल हरकत होती है तो उनको रोकते भी हैं, फायरिंग भी करते हैं। आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए भरपूर जवाब देते हैं और उनको यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाता। उनको उनके इलाकों में बाउंड किया हुआ है हमने। तो यहाँ पर जब ये डाकू निकलते हैं रात के टाइम अंधेरे में निकलते हैं या दिन के टाइम भी इनके होता है कोई मत? जी ये रात को अंधेरे में निकलने की कोशिश करते हैं, दिन में वो बाहर नहीं आते। तो रात के टाइम यहाँ पर पानी वगैरह भी आ जाए तो यहाँ पर किस तरह इनके साथ मुकाबला किया जाता है? कश्ती के जरिए यहाँ से निकलते हैं तो कैसे इनका मुकाबला आप लोग करते हैं? अगर ये कश्ती के जरिए निकलते हैं तो हमारे पास रात को देखने के लिए एनवीजीज मौजूद हैं, उनकी मदद से और ड्रोन की मदद से हम उनको देख के उन पर फायरिंग भी करते हैं और उनको पसपा करते हैं। जो चौकी पे जो पुलिस एहलकार होते हैं ये अपनी ड्यूटी से अंजाम देता है और कितनी देर तक उसके बाद नई तब्दीली होती है यहाँ? जी 20 एहलकार हैं जी,
3 घंटे या 2 घंटे एक जवान अलर्ट ड्यूटी देता है, इकट्ठे 2 होते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं, फिर बारी बारी राउंड द क्लॉक 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना भी खुद ही करते हैं सारा कुछ? नहीं जी, खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से है और बेहतरीन है जी। तो घर की याद वगैरह तो आती होगी यहाँ पर जब जी? अब घर की याद आती है तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए, अवाम के लिए खिदमत तो करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जज्बे से जी इनका कहना है कि बड़े जज्बे के साथ अपनी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। घर की याद आती है, बच्चों की याद आती है, लेकिन अपने इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कच्चे में डाकू के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस ने 1 माह के दौरान डाकू के से 15 मगवे को बाजियाब कराया है और कई डाकू के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया। मेरे साथ इस टाइम यहाँ के SHO बंगला जो कच्चे के इलाकों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं सर, ये कच्चे का इलाका कितना बड़ा है और यहाँ पर किस तरह ये आप पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से की जाती है यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो कच्चे का इलाका है, ये हमारा राजनपुर का इलाका कम अज़ कम भी ये 50 किलोमीटर प्लस लेंथ में, और कहीं पे 14 किलोमीटर है, कहीं पे 20 किलोमीटर है, ये इसकी विड्थ है। मुख्तलिफ जजीरे हैं जिनमें मुख्तलिफ गैंग्स हैं, जो ये जजीरे जो हैं पानी की वजह से वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने इस साल जो अगवा किए थे बंदे, एक लहर आई थी कमाद की वजह से और पानी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था एरिया, फिर हमने उसको अच्छी तरह रिट्रीव किया है, उसको कंट्रोल किया है बहुत अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मगवी अगवा हुए उनको बाजियाब कराया गया है। CM पंजाब साहिबा का भी यहाँ पे बहुत फोकस है, जनाब DPO साहब राजनपुर की ज़ेर क़यादत बहुत अच्छे ऑपरेशन हुए हैं, यहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन भी हुए हैं, और किसी को हमने 1 रुपया नहीं भरने दिया। किसी को अगवा बराए तावान के लिए तावान की रकम 1 रुपया नहीं दी गई। टारगेटेड ऑपरेशन किए गए, मगवी बाजियाब कराए गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिट्रीव हुआ है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द हम कच्चे को क्लियर करेंगे। कच्चे तक अब हमारी रसाई हो जाएगी, पानी डाउन हो रहा है, बहुत अच्छे इंशाल्लाह ताला हालात आने वाले हैं और सारा हम क्लियर करेंगे। ये डाकू के जो सहूलतकार होते हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? क्योंकि डाकू तो अंदर बैठे तो इनके सहूलतकार इनको जो राशन वगैरह चीज़ें पहुँचाते हैं उनके लिए जी सहूलतकार ये हैं कि कुछ इनके रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ दीगर लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंड लोग कुछ होते हैं। इनमें फिर उनको हम टेक्निकली ट्रेस करके जो हमें जो मदद मिलती है टेक्निकली हम उनको ट्रेस भी करते हैं, हमें पता लगता है लोकल एरिया से भी, उनको हम अरेस्ट भी करते हैं। अब काफ़ी सारे हमने सहूलतकार चालान भी किए हैं। इसी तरह ये सिलसिला भी जारी है और अनकरीब इनका हम सफाया करेंगे। ये कच्चे का बंगला का इलाका है जहाँ पर पुलिस का वक्फे डाकू के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी रहता है और पुलिस ने अब तक क्या कामयाबी हासिल की है। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद साहब भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर ये बताएं कि अंदर जो कितने इस टाइम क्रिमिनल डाकू यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमारी कितनी चेक पोस्टें हैं? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी जो है ना वो रुझान साइड पे 7 जो है ना हमारी पिकट्स लगी हुई हैं और बंगला इच्छा साइड पे 8 पिकट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा 2 हमारे कच्चे के जो है ना मेन थाने उस तरफ हैं और 2 जो है ना इस तरफ हैं। हमारा ये जो सारा अरेंजमेंट है, ये कच्चे की पिकट्स का तकरीबन 450 की नफरी हमारी डिप्लॉयड होती है। ये हमारी जो है ना वो रोटेशन बेसिस पे यहाँ पे नफरी चेंज होती रहती है, तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो है ना डिप्लॉयमेंट होती है और फ्रेश नफरी जो है ना मंथली हम इसको रोटेट करते रहते हैं। ये जो हमारा सारा सिलसिला है, बेसिकली जब फ्लड आता है, जब पानी ज़्यादा होता है तो उस दौरान वल्नरेबिलिटी इस एरिया की बढ़ जाती है और अबडक्शंस की जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हालिया दिनों में कोई 8 से 10 जो है ना वो लोग किडनैप हुए जिनको जो है ना सक्सेसफुली रिकवर किया गया, कोई रैंसम उसमें पे नहीं किया गया। और हमारी कोशिश ये रहती है कि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए, हमारी जो फोर्स है उसकी भी सेफ़्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए और जो हमारी पिकट्स हैं उनकी सेफ़्टी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन अबव ऑल जो लोगों की जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए हम कोशिश हैं और इंशाल्लाह हम 24/7 24 घंटे हम उसके लिए अलर्ट रहते हैं। तो इसमें सर अब तक कितने डाकू इस माह की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो कितने डाकू अरेस्ट हुए हैं? इनके कितने सहूलतकारों को पुलिस ने अब तक? जी उसमें 2 डाकू जो है ना ज़ख्मी हुए हैं, 1 डाकू जो है ना मारा गया था और इस जो महीना 1.5 के ऑपरेशन के दौरान जो है ना 10 लोग इनके जो सहूलतकार थे वो अरेस्ट हुए हैं, उनको मुख्तलिफ मुकदमात में चालान किया गया है और ये प्रोसेस जो ऑनगोइंग है और वो चलता रहता है। अब ये जिस तरह हनी ट्रैप के जरिए लोग अगवा होते हैं तो ये केसेस में किस तरह पुलिस अपनी तरफ से लोगों को रोक रही है और यहाँ तक जब जो लोग पहुँचते हैं अगवा होने के लिए आते हैं तो पुलिस ने यहाँ पर क्या इक़दाम किए गए हैं? यहाँ पे जी हमारे कुछ जो है ना मेन बस स्टॉप्स हैं, जैसे रुझान वाली साइड पे हैं या शाह वाली साइड पे हैं, वहाँ पे हमने बिल बोर्ड्स भी जो है ना नस्ब किए हुए हैं। हम बैनर्स और पैनल फ्लैक्सेस भी नस्ब करते रहते हैं। इसी तरह से बसों के अंदर हम कैंपेन्स करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि आप बराए मेहरबानी अगर आप इन एरियाज़ में कच्चे की तरफ जा रहे हैं, कोई सस्ता ट्रैक्टर लेने या कोई इस तरह की जो है ना वो सस्ती चीज़ जो है ना आपको दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको हनी ट्रैप कर रहा है और अल्टीमेटली आप डाकुओं के थे चढ़ जाएंगे। तो ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स चलती रहती हैं।
तो इस टाइम यहाँ पर डाकू की तादाद कितनी है जो मैक्सिमम यहाँ पर हों? 6 से 7 ग्रुप्स हैं। तादाद तो जो है ना वो वेरिएबल है, मतलब हम कोई 200 के करीब कह सकते हैं। लेकिन ये चूँकि एक बहुत बड़ा एरिया है, मैं मतलब कोई 60 बाय 30 किलोमीटर्स का जो है ना वैसा एरिया है जिसमें एवरेज जो दरिया की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो दरमियान का जो एरिया है वहाँ पे चूँकि मल्टीपल आइलैंड्स बन जाते हैं, जजीरे बन जाते हैं, तो जजीरों में फिर एक्सेस का जो है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। और यही टोपोग्राफी और यही ज्योग्राफी जो सूट करती है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, वो फिर उनको सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सर मैं यहाँ पर जब पहुँचा हूँ तो हम देखा है यहाँ पर लोग अपनी फसलें भी काश्त कर रहे हैं, पुरसकून तरीके से यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस की वजह से ये इनको पुरसकून है। ये देखिए ओवरऑल जो इस एरिया का आपको जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल FIRs की तादाद है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी की तादाद है, वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, कंपेयर टू अदर रीजन्स एंड कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पंजाब। सिर्फ जो है ना वो कच्चे के एलिमेंट्स जो है ना वो आपको, चूँकि वो चीज़ें इंटेंसिटी या उसकी हाईलाइट जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कच्चे का जो कॉनोटेशन है वो हमारे लिए ज़रा डिस्टर्बिंग है। अदरवाइज़ यहाँ पे सारी आप देख रहे होंगे लोग जो है ना फसलें भी काश्त कर रहे हैं। ये पीछे जो है ना इंतहाई अच्छा जो है ना वो गन्ने की फसल भी है, ये सारे लोग काश्तकारी कर रहे हैं। ये बंद के अंदर भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। तो आलमोस्ट जो है ना वो हमारा सारा एरिया पीसफुल होता है। इक्का दुक्का जो है ना हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी ज़रूर चलती है, और वो हर जगह पे जो है ना आपको पता है एक एलिमेंट ऑफ क्राइम जो है ना मौजूद रहता है। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना है कि ये डाकू के खिलाफ हमारा वक्फे में ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है, और कई डाकू यहाँ पर हलाक भी हो चुके हैं, कई डाकू जख्मी भी हो चुके हैं, और कई डाकू के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ साथ जो लोग अगवा होकर आए हैं, इस माह के दौरान 15 से ज़्यादा मकमे को पुलिस ने बाहिफाजत डाकू से बाजियाब कराया है। और इस टाइम यहाँ पे जो इलाका है पुरअमन है, इस टाइम लोग अपनी फसलें भी काश्त कर रहे हैं। मज़ीद अगर यहाँ पे हालात अगर कुछ होते हैं तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है और डाकू के साथ मुकाबला किया जाता है। और इस टाइम डाकू अपने कभी गाँवों में मौजूद है, लेकिन पुलिस की चौकी यहाँ पर मौजूद है और जवान इस टाइम अलर्ट है। डेरा गाजी खान चारों सूबों के संगम पर वाक़ है, और यहाँ पर स्मगलिंग की अशिया बड़ी तादाद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में लाई जाती रही हैं। इस वक्त अगरचे जो हुकाम है मुतलका, उनका दावा है कि उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, स्मगलिंग को रोक दिया, मगर ये एक हकीकत है कि इस वक्त भी पंजाब के तमाम शहरों में स्मगल्ड नॉन कस्टम पेड अशिया दस्तयाब हैं। डेरा गाजी खान डिवीज़न के मगरब की तरफ बलूचिस्तान, शुमाल की तरफ खैबर पख्तूनख्वा और जुनूब की तरफ सिंध की बार्डर लगती है। और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि यहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो रवायती और गैर रवायती रास्तों से, जो नॉन कस्टम पेड चीज़ें हैं वो स्मगल होकर पंजाब में आती हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक कहा जाता है स्मगलिंग उसको कहा जाता है जो किसी मुल्क से सामान लाया जाए, इस मुल्क में कस्टम पेड किए बगैर, कस्टम का जो टैक्स होता है उसको दिए बगैर चोरी के गैर कानूनी रास्ते से लाया जाए, जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि टैक्स कलेक्शन नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो कि वो किसी भी तरह से बॉर्डर से, तो अगरचे बलूचिस्तान, कोयटा, बलूचिस्तान के दीगर शहरों में सामान मार्केट में पहुंच जाता है, तो फिर पंजाब के लोग यहाँ से जाके वहाँ की चीज़ें ले आते हैं, उसको भी स्मगलिंग के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। उसकी भी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमने देखा है कि जो डेरा गाजी खान से मगरब की तरफ बलूचिस्तान का बॉर्डर है वो 250 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। ये अक्सर बॉर्डर जिसमें ये ट्राइबल एरिया पर मुहित है DG खान का, जहाँ पर ट्राइबल एरिया का फोर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी उस पर कंट्रोल करने का दावा करती है। और वहाँ पर हमने देखा है किसी हद तक रवायती रास्तों पर उन्होंने चेक पोस्टें भी कायम की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मगल्ड चीज़ें तमाम पंजाब के शहरों में मौजूद हैं और लोगों को आसानी से दस्तयाब हैं। और उनका कहना है कि चूँकि वो ट्राइबल एरिया का बहुत बड़ा इलाका है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर उसके काबू पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। महदूद फोर्स है, महदूद वसाइल हैं, जिसकी वजह से 250 किलोमीटर का पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्ता है, उस पर तमाम स्मगलर्स को रोकना जो है ना वो नामुमकिन है। अलबत्ता उसके बाद जो इंतज़ामी इलाका शुरू हो जाता है, जो कि पक्का जिसको कहते हैं, पक्के का एरिया शुरू हो जाए, वहाँ पर पुलिस एरिया है, इंतज़ामी इलाका है, वहाँ पर भी ये स्मगलिंग का अमल उसी तरह जारी है। अगरचे पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, जिस तरह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि उनकी बॉर्डर से चीज़ें नहीं आ रही नॉन कस्टम पेड, लेकिन ये भी यही दावा कर रहे हैं कि कई दफ़ा ट्रकों को पकड़ा है, बड़े बड़े गाड़ियों को पकड़ा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में, पंजाब में आती हैं इसी रास्ते से, और ईरानी डीजल और पेट्रोल भी इसी इलाके से स्मगल किया जाता है। डिटर्जेंट से लेकर साबुन, शैम्पू, तमाम खुर्दनी दीगर अशिया, दालें, दीगर चीज़ें जो हैं जो कि ईरान से आती हैं और मुल्क के दीगर इलाकों से आती हैं, बलूचिस्तान के रास्ते पंजाब में भेजे जा रहे हैं, स्मगल किए जा रहे हैं। ये जो है ना सबके सामने है ये चीज़ें। लेकिन
हुकाम की तरफ से ये दावा किया जाता है कि उनकी तरफ से इंतहाई सख्ती की गई है, तमाम लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया है कि इस पर अपना मौक़िफ़ दें कि स्मगलिंग जो कि पंजाब में चीज़ें पहुँच रही हैं कैसे पहुँच रही हैं, उस पर उन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया है। पुलिस के किसी भी अथॉरिटी से ने इस पर अपना बयान, अपना जो है ना वो मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया, बल्कि इनकार किया है। दूसरी तरफ हम अभी कोशिश करेंगे मज़ीद भी इनसे बात करने की, अगर इन्होंने बात की है, अगर नहीं की तो फिर हम जाके जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ट्राइबल एरिया डीजी खान का जो कि 250 किलोमीटर लगता है बॉर्डर, उनके हुकाम से बात करते हैं कि इसके तदारुक के लिए आखिर क्या किया जा रहा है। अगरचे एक दूसरी तरफ चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, गंदम जो कि पंजाब ने उस पर बैन लगा दिया दीगर सूबों में ले जाने पर, उस पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। पंजाब से गंदम KP के बलूचिस्तान और सिंध नहीं जा रहा है इन रास्तों से। अलबत्ता उधर से जो चीज़ें आनी थी जो बलूचिस्तान से नॉन कस्टम पेड, उन पर किसी हद तक सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें मौजूद हैं पूरी मार्केट में। इस वक्त भी डीजी खान शहर के दुकान में तमाम चीज़ें मिलती हैं, मुल्तान में, लाहौर तक ये चीज़ें दस्तियाब है नॉन कस्टम पेड। तो क्या वजह है इसकी? इसलिए हम चाहते हैं सीनियर जो कमांडेंट हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के, उनसे बात करेंगे क्या इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। सीनियर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और डिप्टी कमिश्नर डीजी खान आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि जो स्मगलिंग की इस कदर स्मगलिंग का एक पूरा एक सिलसिला चल पड़ा है बलूचिस्तान और KP के बॉर्डर पे, चूँकि डीजी खान है तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें स्मगल हो रही हैं और उसके तदारुक के लिए जो आपकी फोर्स है ट्राइबल एरिया का, उसने क्या इंतजाम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर हमारी जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है उन्होंने जिसमें हमारे पॉलिटिकल असिस्टेंट और जो उनकी टीम है वो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। इसमें मैं अगर आपको बताता चलूँ कि हमारे जो डिफरेंट चेक पोस्टें हैं या थाने हैं, जिसमें बवाटा है, राखी गाज है, राखी मुँह है, इसके अलावा जो हमारा दूसरे हमारे नॉन ट्रेडिशनल रूट्स हैं जिसमें जैन थाना है, हमारा हंगलून कच्छ है, जितनी भी वहाँ से मूवमेंट होती है जिसमें मुख्तलिफ आइटम स्मगल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसमें बैटरीज़ हैं, मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, इसके अलावा छालिया है, ईरानी पेट्रोल है, इसके अलावा सिगरेट्स हैं। तो जितनी भी आइटम स्मगल करने की कोशिश की जाती है उन पे बहुत ही मौसर कार्रवाई हुई है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं कि जून के महीने में 5 मिलियन की जो स्मगल्ड आइटम्स हैं वो रिकवर की गई, जबकि अभी अक्टूबर में ये जो अमाउंट है ये 64 मिलियन तक पहुंच गई है, जिससे ये साबित होता है कि पिछले 3-4 महीने में जो PA और उनकी टीम है उन्होंने बेहतरीन तरीके से कार्रवाइयाँ की है और हमारी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे हम अमल किए हुए हैं। एक और जो हमें इसमें आने वाले दिनों में एक जो हमारे लिए हौसला अफजा बात है वो ये है कि हमारी जो रिसेंट रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें हमारे पास तकरीबन 450 नए जो रिक्रूट्स हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनके आने से ऑब्वियसली हमारी जो चेक पोस्टें हैं, हमारी फोर्स है BMP और बलोच लेवीज़ की, वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाएगी और इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई है इसको हम ज़्यादा मौसर अंदाज से इंशाल्लाह करेंगे और बिल्कुल अपने एरिया में जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एरिया है इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल स्मगलिंग को हम उसको कर्ब करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, पुलिस तो ये कहती है कि जितने भी चीज़ें हम तक पहुँचती हैं वो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, ज़ाहिर है पूरा पट्टी जो है ना वो ट्राइबल एरिया का है, पहले आता है उसके बाद इंतज़ामी इलाका आता है, तो वहाँ से गुजर कर जो पुलिस तक पहुँच रहे हैं कि उस पर कोई कार्रवाई की है कि आपकी जो फोर्स है वो कैसे उनको जाने दिया? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कितना बड़ा एरिया है बॉर्डर का बलूचिस्तान और KP का जो डीजी खान से लगता है? अच्छा देखिए, एक तो बहुत बड़ा एरिया है जो कुछ समान है वो टोटल अगर हम इसमें राजनपुर भी मिला लें तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 6,500 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ डीजी खान में है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और इस बड़ा एरिया होने की वजह से कुछ नॉन ट्रेडिशनल रूट्स हैं बड़ा, जिसमें बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और KP के साथ भी बॉर्डर लगता है, वहाँ से जो है नॉन ट्रेडिशनल रूट से कोशिश की जाती है कि चीज़ों को स्मगल किया जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वीट के ऊपर भी उसकी मूवमेंट पे भी पाबंदी लगाई है, तो हमारी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने उसको भी बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसको उस पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करवाया है और जितनी भी नॉन ट्रेडिशनल रूट से मूवमेंट हुई है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें बहुत खातिर खा जो है वो बेहतरी आई है। और पुलिस का क्योंकि एरिया जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के बाद है वहाँ तक आता, उसके बाद आता है सेटल्ड एरिया है, वहाँ पे थोड़े से रिसोर्सेज बेहतर हैं क्योंकि हमारे पास एक तो स्टाफ की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो भी 24/7 अलर्ट है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ बलूचिस्तान से या KP से हमारे जो पंजाब की जो हदूद में उसको स्मगल ना होने दिया जाए। शेफील्ड क्राउन कोर्ट में एक 15 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी मोहम्मद उमर ख़ान को 16 साल की सज़ा सुना दी गई है। मोहम्मद उमर ख़ान ने अपने ही क्लास फेलो हार्वी वुड्सग्रोव को कत्ल कर दिया था एक
चाकू से पे दर पे वारदातें करने के बाद ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यहाँ पर जो उनका आपस में जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो उमर ख़ान था और जो हार्वी विल्सग्रोव था जो इंग्लिश था, उनका आपस में डिस्प्यूट हुआ सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। और उनका जो लड़ाई की शुरुआत इस बात पे हुई कि मुख्तलिफ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट की थी, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो ट्रैक्शन था और जो मुख्तलिफ वहाँ पर ट्वीट्स, रीट्वीट्स और लाइक्स थे, उनके ऊपर डिस्प्यूट हुआ। और फिर जो कोर्ट ने सुना कि मोहम्मद उमर ख़ान को ये कंप्लेंट थी कि उनको सोशल मीडिया के ऊपर जो रेसिज्म किया गया, उनकी बुलिंग की गई और उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा। इसके ऊपर दोनों जो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी लड़ाई हुई। इस पर तो मोहम्मद उमर ख़ान ने जो चाकू से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, जो वालिदैन का इकलौता बेटा था। और उस सदमे की वजह से जो हार्वी विल्सग्रोव था, उसके जो नाना थे, वो भी जो कैंसर पेशेंट थे, वो भी उस सदमे के बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। कोर्ट के सामने जो हक़ाइक़ रखे गए, वो उन्होंने एक तस्वीर कशी की उस बात की कि किस तरह से सोशल मीडिया इस वक्त बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर और उनके मुख्तलिफ जो एक्शन, जो रिएक्शंस हैं, उनको बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। और नेगेटिवली कोर्ट ने यह भी सुना कि जो मोहम्मद उमर ख़ान थे, जो 15 साल, उसको पहली बार कोर्ट ने शेफील्ड क्राउन कोर्ट के जो जज थे, जो ट्रायल जज थे, उन्होंने कहा कि वो जो बरतानिया के कानून के तहत एक जो एनोनिमिटी ऑर्डर होता है कि 18 साल के जब तक कोई बच्चा ना हो जाए, उस वक्त तक कोर्ट में या कन्विक्शन में उसका नाम नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस किस्म की वारदात मोहम्मद उमर ख़ान ने की थी और 15 साल की उम्र तक की जिस तरह का उनका बिहेवियर सामने आया और उनके कब्ज़े से जो चीज़ें उनके घर से बरामद हुई, वो ये समझते हैं कि वो एनोनिमिटी ऑर्डर या जो गुमनामी का जो कानून है, वो उसको जो एक्सेप्शन देते हुए उन्होंने मोहम्मद उमर ख़ान का नाम, उनका जो पूरी डिटेल्स थी, वो भी पब्लिक की। और वजह जज ने ये कही, तलाशी के दौरान जब उमर ख़ान को गिरफ़्तार किया गया तो उनके घर से और उनके सोशल मीडिया के अकाउंट से ये पता चला कि वो वायलेंट मेंटालिटी रखते थे। वो मुख्तलिफ जो उनकी जो सर्च थी, जो मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र्स पे जाकर वो मुख्तलिफ जो तेज़दार जो आले थे, जो ब्लेड्स थे, चाकू थे, खंजर थे, वो हर वक्त उनको तलाश करते थे। और उसके अलावा उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स विज़िट की जिसके ऊपर जो इस तरह के जो मुख्तलिफ वेपन्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में किसी बच्चे का वेपन्स में जो मुख्तलिफ जो हथियार हैं, उनमें ये अनयूजुअल इंटरेस्ट है जो इससे पहले नहीं देखा गया। और इस तरह का जो गैर मामूली उनका इंटरेस्ट था, उसकी बुनियाद पर जो एनोनिमिटी ऑर्डर भी हटाया गया और मोहम्मद उमर ख़ान को 16 साल की जो उनको सेंटेंस देकर उनको डिटेन भी कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी सुना कि प्ले ग्राउंड में सूरत हाल ये थी कि शेफील्ड क्राउन कोर्ट के जो शेफील्ड के जिस एरिया में जो ऑल सेंट स्कूल था जहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ पर गैंग वायलेंस भी होता था। और ये कि वो मोहम्मद उमर ख़ान एक ग्रुप में थे और जो हार्वी विल्सग्रोव था वो दूसरे ग्रुप में था। और इस तरह की भी सूरत हाल पेश आई कि स्कूल को इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में डालना पड़ा। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि वो इतना ज़्यादा उस स्कूल में वायलेंस होता था और बच्चे इस हद तक वायलेंस वहाँ पर करते थे कि स्कूल भी बेबस हो जाता था और अक्सर औक़ात स्कूल में वहाँ पर पुलिस को भी बुलाना पड़ता था। जी, मैं हूं मंडी बहादुर से तारिक भट्टी और आज हम कर रहे हैं मंडी बहादुर के थाना सिविल लाइन का जो इलाका सुल्तान टाउन है, वहाँ पर एक होने वाले 2 लाख कत्ल के हवाले से आप स्टोरी करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्टोरी के अंदर जो मकतूल मुकर्रम शहजाद 26 साल नौजवान था, उसको उसी के दोस्त ने बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन ये क्या मामला हुआ, ऐसा क्यों किया गया, उस दोस्त जो वो दोस्त का कत्ल कैसे बन गया और पुलिस ने किस तरह उसको गिरफ्तार किया। अब चलते हैं आज थाना सिविल लाइन का सचिव हमद नासर से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। जी, इस मर्डर केस में जो मकतूल है मुकर्रम शहजाद, उसके वालिद जो है इस वक्त हमारे पास मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या वक़ूआ हुआ है और उस हवाले से वो पुलिस की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे, क्या उससे वो मुख्तिन है। जी, आप बताइएगा कि ये जो वक़ूआ हुआ है, जो मुकर्रम शहजाद आपका बेटा था, ये क्या वक़ूआ हुआ है? जी, मेरे बेटे ने इन्हें बुलाया है फ़ोन करके, तो सबीन बीबी एक औरत है, उस बुला के ते हमजा नामी एक लड़का ही उस को फैर मरवाए ना, गड्डी खड़वा के इंतज़ार करते रहे ना, फोन करके 2-3 घंटे उदा इंतज़ार किया ना, तो जिस वे आके तो उन्हें फैर मार के तो फिर तो दोवें नसे ना। ये इन्होंने क्यों मारा, क्या दुश्मनी थी आपके बेटे? जी, दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं, किसी नाल साडी कोई बिल्कुल कोई नहीं। तो बीबी ने कोई कौड़ है जो नाल लैके तो मरवाया सा। बीबी को उसको क्या मतलब उसके जी, बीबी जी है वो कोई उस नाल तलक रखना चाहती है दूजे नाल,
ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਰਵਾਇਆ ਬੇਨ मार तो हम अच्छे बचते हैं जा अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है जो उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जी पुलिस बहुत अच्छा तामन कर रही है। SHO साहब अहमद राजा साहब बहुत अच्छा तामन कर रहे हैं। तफ्तीशी मोहम्मद खान साहब भी बहुत तामन कर रहे हैं ना, तो डिप्टी साहब भी बहुत अच्छा तामन किया है बुला के स्पेशल। अच्छा आपका बेटा 26 साल का था तो क्या ये शादीशुदा था? नहीं जी अभी शादी करनी थी, शादी की तैयारियां कर रहे थे अभी जी। जी इनका कहना है कि इनके बेटे को मतलब है कि मामूली से झगड़े की बिना पर इन मुलजमों ने एक औरत की मदद से उसको कत्ल किया और इस हवाले से वो पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई है उससे भी जो मकतूल के वालिद में मुतमईन नजर आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सिविल लाइन के SHO हमन नासर रांझा के साथ। उनसे पूछते हैं कि ये जो मुकर्रब शहजाद कत्ल केस है ये क्या वक़ूआ हुआ, किस तरह इसका इल्म हुआ, फिर इसके हवाले से उन्होंने क्या आगे कार्रवाई की और किस तरह मुलज़िमों को ट्रेस करके उन्होंने गिरफ्तार किया। जी हमन नासर रांझा साहब बताइएगा कि ये क्या केस था और किस तरह आपको पता चला और किस तरह आगे मुलज़िमों को ट्रेस करके गिरफ्तार किया? ये जी 28/9/2025 बवक़्त करीब रात 10 बजे 15 पे कॉल मौसूल होती है कि जी एक गाड़ी जो है उस पर फायरिंग हो गई है और उस गाड़ी को जो है वो नाले में गिरी हुई है। साथ ही इतला वक़ूआ पाकर जब मैं वो मौका पर वहाँ पर पहुँचा हूँ तो एक का जो कॉलर था मौका पे जो कि राहगीर था, डायरेक्ट उसका कोई मकतूल के साथ कोई रिलेशन नहीं था, ना ही वो उस वक़्त वक़ूए पर मौजूद था। पहले उसने जैसे ही गाड़ी देखी गिरदोनवार से मालूमात इकट्ठी करके उसने कॉल कर दी। गाड़ी को जब चेक किया गया तो गाड़ी में कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो वापस जो है मोहल्ला से पता किया गया तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड जो मोहल्ला में तैनात था, जो कि लोगों ने खुद ही वहाँ पे रखा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक कि ताज होटल जो है उस तरफ से हमें उस डायरेक्शन से फायरिंग की आवाज़ आई है। जहाँ से उसने बताया कि फायरिंग की आवाज़ आई है उस डायरेक्शन में जब हम पहुँचे उसके करीब ही एक गली के नुक्कड़ में वहाँ पे खून के छींटों के निशान नज़र आए। उन छींटों के जब जहाँ पे ज़्यादा खून गिरा हुआ था वहाँ से चेक किया तो ऊपर 1-2 जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए थे। कैमरों से जब हमने एक घर के कैमरे से जब हमने चेक किया तो वहाँ पे वक़ूआ कुछ इस तरह से नज़र आया कि एक गाड़ी है उसमें एक ख़ातून और एक लड़का 24-25 साल का और ख़ातून के साथ एक बच्चा भी उनका गालबन गाड़ी में था। वहाँ पे कभी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और कभी बाहर निकल के टहल रहे हैं और किसी को कॉल भी कर रहे हैं। जो लड़का है वो गाड़ी के अंदर चला जाता है, ख़ातून बाहर खड़ी हैं। साथ ही मोटरसाइकिल पे जो मकतूल मुकर्रब शहजाद है वो आके मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ खड़ा करता है, जिसके खड़ा करने के साथ ही फौरी तौर पर तकरीबन 3-4 सेकंड के अंदर ही अली हमज़ा नामी बंदा जो उस ख़ातून के साथ जो लड़का था उसने फौरी तौर पर मुकर्रब पर फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में मुकर्रब शहजाद एक डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू करता है और गालबन आगे जाके वो ज़ख्मी हालत में गिर पड़ता है। और साथ ही जो ख़ातून है वो गाड़ी लेकर दूसरी डायरेक्शन में भगा लेती हैं और जैसे ही वो आगे जाके टर्न लेने की कोशिश करती हैं आगे नाले की साइड पे, तो वो गाड़ी नाले में गिरा देती हैं और वहाँ से फिर निकल के आगे भाग जाती हैं। अब उसके बाद जो मुल्ज़मान की तलाश का मरला आता है, मुल्ज़मान को तलाश किया गया, उनके मकतूल का नंबर से भी CDRs की मदद से हासिल किए गए कि आखिरी कॉल उनको कब और किसने की। तो वो सबीन बीबी जो है ज़ौजा औरंगज़ेब उसकी कॉल आई थी। मज़ीद मकतूल जो था उसके भी बयान लिए गए क्योंकि वो उस वक़्त ज़ख्मी हालत में था। उसने भी बताया कि उसके सबीन बीबी के साथ ताल्लुकात थे और अली हमज़ा भी उसका दोस्त था। अली हमज़ा जो है मकतूल का दोस्त था जी, उनके आपस में क्लैश चल रहे थे उस वजह से सबीन बीबी को लेकर। अब अली हमज़ा बाद में चूँकि उस ख़ातून का जो है दोस्त बना था, उसके साथ ताल्लुकात बने थे, अब वो मुकर्रब शहजाद को अपने रास्ते से
हटाने की वजह से उसने ये जो स्टेप लिया कि सबीन बीबी के साथ मिलकर उसने मुकर्रम शहजाद का मर्डर कर दिया। इन दोनों मुल्ज़मान को CDRs की मदद से और उनकी लोकेशन की मदद से अरेस्ट करके जो है उनको आला कत्ल ओरिजिनल बरामद करके मुकदमा की गाड़ी जो है उसको भी कब्ज़े में लेकर जुडिशल भिजवाया गया है और मुकदमा की तफ्तीश जो है उसको मेरिट पर यकसू किया गया। अभी क्या पोजीशन इस वक्त जो तफ्तीश चल रही है जी? अभी दोनों मुल्ज़मान जुडिशल भिजवाए गए हैं और चालान जो है अदालत में भिजवाया जा रहा है, जिसमें तमाम शवाहिद जो है मुकदमे के रिलेटेड वो मुकम्मल तौर पर इकट्ठे किए जा चुके हैं। अभी तक जो दस्तयाब शवाहिद हैं उनमें अभी तक कोई मुल्ज़म मज़ीद सामने नहीं आया। ये 2 मुल्ज़मान ही सरेदस्त मुकदमा में मुलवस पाए गए हैं। जी ये SHO अहमद हसन राजा का ये कहना है कि ये जो मर्डर हुआ है मुकर्रम शहजाद का, ये उसका अपना ही दोस्त था जिसने एक मामूली से झगड़े पर इख्तलाफ पर उसको मर्डर कर दिया और ये इनको उन्होंने मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी केस जो है अदालत में चल रहा है।